हाय एवरीवन। हाँ जी भाई, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है अपने प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है रेमिडूल एजुकेशन। एजुकेशन और है इसके पीछे EDUCATION एजुकेशन। ओके। हम भाई 30 में से 30 लेकर आएंगे आपके। आप लेवल 1 2 3 किसी की भी तैयारी कर रहे हो, आप स्पेशल CTET में तो लेवल 2 ही तक होता है, 1 और 2। और आप बिल्कुल फ्री में कोई भी कोर्स मत खरीदिए, कोई भी किताब मत खरीदिए, कोई भी नोट्स किसी के यदि कोई आप पैसे देकर मिल रहे हैं तो नहीं खरीदने आपको, क्योंकि हम 30 में से 30 नंबर लेकर आएंगे। जस्ट आपको सिर्फ इतना करना है कि यदि आप ये पूरी की पूरी सीरीज, आज लेक्चर नंबर 8 टेस्ट नंबर 8 पर पहुंच चुके हैं, ये पूरी आप सीरीज देख लो तो भाई आपके 30 आउट ऑफ 30 इस बात की गारंटी है श्योरली, और आपको अच्छे तरीके से मैं करवाऊंगा और कोई भी चक्कर वाली बात है नहीं है। तो चलिए आज का जो अपना लेक्चर है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। ये मेरी प्यारी सी तस्वीर है, तो चलिए आइए आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी आंखों के सामने। एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, कॉपी पेन साथ में ज़रूर लेकर बैठिएगा। जब भी क्वेश्चन आए आप खुद से एक बार आंसर लिखिएगा आपका कि आपका क्या है, लास्ट में मिलाकर कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने बने हैं और कितना आज आपको सीखने को मिला। तो चलिए पहला प्रश्न आपका देखो, 210 प्रश्न तक हो चुके हैं, मतलब कि 30 प्रश्न एक क्लास में होते हैं एक टेस्ट में, तो 7 क्लास हम कर चुके हैं, तो 7 या 21 210। आज 211वां प्रश्न, बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत सामान्यतः जो आपकी इन्फेंसी स्टेज होती है वो लगभग कब से कब तक होती है? तो जो आपकी सामान्य है वो आपके जन्म से 2 साल तक की होती है। ठीक है, इस बात को आप अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे भाई, ये आपके सारे के सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो आपका जन्म से आपका ऐसे भी मिल सकता है 0 से 2, 2 से 6, ऐसे तो घबराना मत। 0 से 2 मिले तो इसका मतलब है कि जन्म से 2 साल तक का ये आपकी अर्ली चाइल्डहुड होता है, ये आपका लेटर चाइल्डहुड होता है। मतलब कि 2 से 12 साल तक का जो आपका समय है वो उसको हमने चाइल्डहुड के अंदर दे दिया है। इसमें 2 पार्ट बना दिए, पहला 2 से 6, दूसरा 6 से 12। तो आपको आगे क्वेश्चन भी मिलेंगे, पेपर में मिल सकता है। अर्ली चाइल्डहुड मतलब कि आपका पूर्व जो बाल्यावस्था है वो आपकी 2 से 6 साल तक की रहेगी, लेटर की आपकी 6 से 12 साल तक की रहेगी। ठीक है साहब, तो ये छोटी छोटी बातें हैं। और जो आपका अडल्सेंस है आपका लास्ट वाला रहेगा 12 से 18 साल तक का। आइए, बिल्कुल ठीक है कि 2 से जन्म से 2 साल तक का रहेगा। और इसमें क्या खास बात है, जो बच्चा है आपका किस प्रकार से ज्ञान सीखता है, आपका मुख्य रूप से भाई इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान सीखता है। ठीक है, और यहाँ पर जो आपकी प्राथमिक जो आपकी एजेंसी है समाजीकरण की वो क्या रहेगी साहब, आपका परिवार। परिवार ना मिले तो मम्मी पापा आपको ज़रूर मिलेंगे, तो आप उस ऑप्शन के साथ जाएंगे। एजेंसी का क्या मतलब हो गया, जिस सोर्स के माध्यम से एक बच्चा समाज में इंटरेक्शन अतः क्रिया करना सीखेगा, अर्थात समाज का एक हिस्सा बनेगा बच्चा, तो वो कौन लोग होंगे, आपका सबसे पहले परिवार ही होता है। ठीक है, और जो आपकी तूफ़ान की एज है सबको पता है कि 12 से 18 साल की एज होती है। आइडेंटिटी क्राइसिस मतलब कि आपकी मैं कौन हूँ, हु आई एम, कि भाई मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, तमाम प्रकार के जो प्रश्न हैं। और जिसमें हमारे रोल मॉडल होते हैं, रोल वर्शिप, हीरो वर्शिप की पूजा करते हैं, तो वहाँ से आप सारे वो जो भी चीज़ें हैं आप खुद सोच सकते हो। 12 से 18 साल तक का जो बच्चा है वो 7वीं 8वीं क्लास में यहाँ से एडमिशन लेना शुरू कर देता है, और फिर वो आगे जैसे 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 आगे चलता है तो उसको आगे कुछ बनना भी है, कुछ करना भी है, और मैं कौन हूँ, आइडेंटिटी वगैरह सारी की सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर आती हैं। इस बात को आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। चलिए साहब, अगला प्रश्न आपका कि इनमें से कौन सा उदाहरण मानव विकास में वृद्धि, जिसको ग्रोथ बोलते हैं, ग्रोथ को सबसे सटीक रूप से दर्शाता है? पता होगा आपको कि भाई 2 चीज़ हैं, एक आपकी ग्रोथ, एक आपका डेवलपमेंट। ग्रोथ मतलब कि वृद्धि, जो कि एक निश्चित समय से एक निश्चित समय तक चलती है। मतलब कि आपका 18 या 21 साल तक। अच्छा, इसके अंदर है क्या, जैसे कि आपकी लंबाई बढ़ना हो गया तो ये तो एक पर्टिकुलर टाइम तक ही बढ़ेगी। विकास आपका वोम टू टोम अर्थात आपका माँ के पेट से आपका मृत्यु जब आपकी होती है वहाँ तक चलेगा, तो पूरी ज़िंदगी भर ये चलेगा। और अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो फिर भी आप दिक्कत मत लीजिए, क्योंकि आपके सारे के सारे प्रश्न काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर हो जाएंगे। अगर आपको CDP का कुछ भी नहीं पता तो फिर भी CDP में आपको क्या करना होता है, सेंटर में रखिए बच्चे को, बच्चे के हिसाब से सारे प्रश्न आप अटैम्प्ट कीजिए कि बच्चे के लिए सही जवाब क्या होगा। अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो 3 ऑप्शन आपको एक जैसे मिलेंगे, चौथा ऑप्शन आपको अलग मिलेगा, तो वो जो अलग है वही हमें सिलेक्ट करना होता है। आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी जवाब तक पहुंच सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर आइए कि वृद्धि जो आपकी ग्रोथ है तो वो यहाँ पर इन 4 ऑप्शन में से किसके साथ जाएगी भाई, कि बच्चे की सोचने की अक्षमता में सुधार होना। अच्छा, जो ग्रोथ है इसको हम माप सकते हैं,
अगर हम माप सकते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो हमारे सामने चीज़ें होंगी। जैसे कि अब मन के अंदर की बात हो गई है कि सोचना सोचना तो आपके दिमाग के अंदर हो गया, इसको हम माप थोड़ी सकते हैं। वैसे आप किस ऑप्शन के साथ जाओगे, एक बार क्लिक करो कि बच्चे की सोचने की क्षमता, बच्चे का वजन और लंबाई बढ़ना, बच्चे के नैतिक मूल्यों का विकास होना, दूसरों के साथ बातचीत करने की कला सीखना। किसके साथ आप जाओगे? वृद्धि है, माप सकते हैं। माप के सोच सकते हैं भाई, वजन को भी माप सकते हैं, लंबाई को भी हम काउंट कर सकते हैं। तो इस वजह से आप ऑप्शन बी के साथ चले जाओगे, ठीक है। और इसको हम क्या कर सकते हैं, ये प्रत्यक्ष है, ये आपकी आंखों के सामने है। ऐसा नहीं है कि कहीं ओझल है या आपकी आंखों के सामने नहीं है, तो प्रत्यक्ष रूप से आपकी आंखों के सामने है। इस वजह से आप ऑप्शन बी के साथ चले जाओगे, ठीक है भाई। ग्रोथ के है, अच्छा ये भी पूछा जा सकता है जो आपका विकास है, मैंने डी लिख दिया, इसका ही एक फैक्टर है ग्रोथ, ठीक है। जो ग्रोथ है वो आपका गुणात्मक होगा, मात्रात्मक होगा जो आपका ग्रोथ है। मात्रा मतलब कि आप भाई मुझे इतना सामान इस मात्रा में दे दो, जैसे हम उसको बोलते हैं तो वो तोल कर देगा। तो वहाँ से आपको रिलेट करना है कि वो मात्रा क्या होती है जिसको तोला जा सके। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे क्वांटिटी, भाई मुझे इतनी क्वांटिटी में ये सारी चीज़ें दे दो। तो वहाँ से आप इस बात को याद रख सकते हैं, ओके। हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों में अच्छे तरीके से याद रख लेनी है। और दूसरी तरफ यदि मैं देखता हूँ विकास, तो विकास का एक फैक्टर होता है आपका डेवलपमेंट का एक फैक्टर होता है ग्रोथ। मतलब ये साहब आपकी माँ के पेट से और मृत्यु तक चलती है, वोम टू टोम, और इसका ही एक फैक्टर होता है ग्रोथ। ग्रोथ को हम माप सकते हैं ओनली, ठीक है, बस माप सकते हैं, ठीक है, मात्रात्मक। और आपका जो विकास है इसको हम क्या कर सकते हैं साहब, आपका ये आपके इसी का पार्ट हो गया, या जो ग्रोथ है इसी का पार्ट हो गया, ठीक है। चलिए आगे आओ। जो बाल विकास है उसमें प्रारंभिक या पूर्व जो चाइल्डहुड है, अर्ली चाइल्डहुड, वो क्या है, अभी बताया था मैंने कि जो चाइल्डहुड है उसको दो पार्टों में बांट रखे हैं। जो अर्ली रहेगा वो 2 से 6 और जो लेटर रहेगा वो आपका 6 से 12। अब आपने कौन सा आंसर दिया था बताइएगा एक बार ज़रूर। 2 से 6 बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखने की, भाषा सीखने और समाजीकरण, जो आपका समाज के साथ इंटरेक्शन होता है ना, वो उसकी शुरुआत यहीं से होती है। आपसे कभी कभार पूछ भी लिया जाए कि भाई जब आप भाषा सीखते हैं या फिर आपका जो समाजीकरण है वो आपका इसी एज में होता है, 2 से 6 साल। क्योंकि ऑलमोस्ट 2 साल तक तो आपके दांत आते हैं, आप बोलना सीखते हैं, उसके बाद ही आपकी सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। आगे आ जाओ कि इसमें ऐसे कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे की खिलौने की आयु आपकी कहा जाता है कि भाई ये आपकी खिलौनों की आयु है, बताइए। आपका उत्तर बाल्यावस्था मतलब कि आपकी 6 से 12, प्रारंभिक मतलब कि 2 से 6, आपका किशोर अवस्था मतलब कि 12 से 18, या फिर आपके 18 प्लस। बताओ इसमें कौन सी अवस्था होगी जिसमें बच्चा खिलौनों की आयु, टॉय एज जिसको बोलते हैं, आप किस ऑप्शन के साथ जाओगे बताओ। तो क्या रहेगा, देखो 2 से 6 साल तक का जो बच्चा होता है भाई हम उसको खिलौने लेकर देते हैं ना, 2 से 6 साल तक का बच्चा, बाद में भी देते हैं 6 से 12 में, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से हो जाता है आपका 6 साल से 2 साल से हो जाता है। तो आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था आप ऑप्शन बी के साथ चले जाओगे। इसमें हमने और क्या देखा था, इसमें आपकी भाषा इसी में रहेगी, आपका समाज के साथ इंटरेक्शन इसी में रहेगा, टॉय एज इसी में रहेगी आपकी, ठीक है, टॉय एज आपकी इसी में रहेगी। लेकिन आपका जो ये रहेगा उत्तर बाल्यावस्था, ये देखो यहाँ पर बच्चा खिलौनों के साथ खेल रहा है, लेकिन यहाँ पर बच्चा अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है। कब, 6 से 12 में, मतलब कि लेटर चाइल्डहुड में। और यहीं पर आपकी गैंग, यहाँ पर मतलब जो उसकी दोस्ती है वो आपकी बढ़नी यहाँ से शुरू हो जाती है, ठीक है। आगे आ जाओ। विकास के सिद्धांतों के अनुसार मनुष्य का विकास किस दिशा की ओर बढ़ता है, बताओ भाई। पैर से सिर की ओर होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, बाहर से केंद्र की ओर। बताओ आपका जो विकास है, विकास आपका सामान्यतः किस ओर होता है, ए बी सी या डी, किस ऑप्शन के साथ आप गए एक बार लगा दीजिए आप ऑप्शन या लिख लीजिए। तो यहाँ पर आपका जनरल टू स्पेसिफाई मतलब कि आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर आपका विकास चलता है। यहाँ पर किसी स्पेशली मनोवैज्ञानिक का नाम नहीं दिया, तो यहाँ पर जनरली पूछ लिया, और जनरली में साहब आपका सामान्य टू विशिष्ट होता है। मान के चलिए कि भाई आज आप सीडीपी पढ़ रहे हैं और अभी आपको कुछ नहीं पता है, अब थोड़ा थोड़ा पता है, तो आने वाले 15 दिनों के अंदर आपकी मास्टरी हो जाएगी, मतलब कि आप सामान्य से विशिष्ट की ओर गए हैं। वो आपने क्या किया, आपका डेवलपमेंट हुआ। ये जस्ट एक एग्जांपल है, ठीक है। तो ये आपका ठीक इसी प्रकार से कि बच्चे का विकास होता है, हम सबका विकास होता है, जर्नली विकास हमारा नॉर्मल टू विशिष्ट होता है। यहाँ पर आपका मूर्त टू अमूर्त भी मिल सकता है, मूर्त से अमूर्त,
ठीक है, ये भी मिल सकता है। इसमें क्या हो गया, मूर्त वो होता है जो आपके सामने है अभी, जो आपके सामने है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अमूर्त में क्या हो गया, जो आपके सामने नहीं है आप उसके बारे में भी सोच सकते हैं, जो आपको दिख नहीं रहा आप उसके बारे में भी सोच सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि अभी जस्ट आपको एक स्क्रीन ही दिख रही हो, आप यहीं तक लिमिटेड हो, लेकिन आने वाले 5-10 दिन 15 दिन के बाद आपके दिमाग में इतनी सारी नॉलेज प्रैक्टिकल तरीके से अंडरस्टूड आप कर पाओगे कि भाई आपके सामने मूर्त से अमूर्त चीज़ें आप वहाँ तक पहुँच पाओगे। तब आप ऑप्शन बी के साथ चले जाओगे मेरे प्यारे दोस्तों। आगे आ जाओ, देखो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। इसमें बच्चा सामान्य चीज़ों को पकड़ने के लिए पहले पूरा हाथ मारता है सामान्य की, और बाद में केवल उंगलियों का उपयोग करता है। समझ गए, जैसे कि कोई खिलौना है, स्टार्टिंग में पूरा हाथ मारेगा, है ना, उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन आराम आराम से जैसे उसका विकास होगा वो जस्ट उसको पता है कि भाई ये उंगली से भी पकड़ी जा सकती इतनी सारी चीज़ें। ओके, आगे आ जाओ। देखो जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक थे कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास, मेरे प्यारे दोस्तों, इसने ये कोग्निटिव डेवलपमेंट की एक थ्योरी दी थी। कोग्निटिव का मतलब होता है आपका दिमाग, संज्ञान, आपका दिमाग से जुड़ी हुई चीज़ें इसने बताई है। इसके अनुसार स्कीमा एक शब्द है, इसका क्या अर्थ है कि किसी समस्या को हल करने के लिए एक शारीरिक विधि है, ये कोई स्कीमा। दूसरा है कि ज्ञान के छोटे छोटे टुकड़े या पैकेट का मानसिक संरचनाएं जो हमारे दिमाग में पहले से मौजूद है, मेंटल स्ट्रक्चर्स या बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज। तीसरा है केवल स्कूल का टाइम टेबल। या चौथा है आपके बच्चों के खेलने का एक खेल। देखो बच्चे के खेलने का खेल, ये तो आप वैसे भी काट दोगे। आप किस ऑप्शन के साथ चले जाओगे बताओ। देखिएगा, केवल एक नेगेटिव वर्ड है, उड़ा दो। कोई खेल आज तक हमने ऐसा खेला नहीं भाई जिसका नाम स्कीमा हो। स्कीमा किसी समस्या को हल करने के लिए एक शारीरिक विधि। ये हो सकता है अगर आपको ना भी पता हो, आप इस ऑप्शन के साथ कभी मत जाना। क्यों? क्योंकि आप जाओगे सबसे बड़े ऑप्शन के साथ। तो सबसे बड़ा भाई ये था आपका ऑप्शन बी। इस वजह से हम ऑप्शन बी के साथ चले जाएंगे कि ज्ञान के छोटे छोटे पैकेट या मानसिक संरचनाएं जो हमारे दिमाग में पहले से मौजूद है। मतलब कि किसी ना किसी चीज़ को लेकर आपके दिमाग में कुछ पर्टिकुलर नॉलेज होगी, और उसी नॉलेज को क्या बोल देते हैं? स्कीमा बोल देते हैं, साधारण शब्दों में यही बात है। ओके, आ जाओ आगे। बिल्कुल ठीक है कि भाई ज्ञान के छोटे छोटे टुकड़े, ये हो गया। और जो आपके पास अनुभव है व्यवस्थित रखने के लिए मानसिक जो आपका ढांचा ब्लॉक है, उसी को स्कीमा बोला है। अर्थात सिंपल सी बात है कि आपके पास जो भी नॉलेज है किसी चीज़ को लेकर, उसको हम क्या बोल देते हैं? आपका स्कीमा। आगे आ जाओ। लेव वाइगोत्स्की, अभी ये भी एक मनोवैज्ञानिक है। इनके अनुसार बच्चे समाज में रहकर जो कुछ भी सीखते हैं उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका होता है? देखिए आपका जो लेव वाइगोत्स्की हैं, ये एक मनोवैज्ञानिक थे, और इन्होंने एक थ्योरी दी थी। कौन सी? देखो, वाइगोत्स्की, गोत से बन गया गोत्र। गोत्र कहाँ होते हैं भाई? समाज में। तो जो भी ज़्यादातर जो इसने समाज की जो भी वर्डिंग आएगी वो इन्हीं से रिलेटेड है, क्योंकि इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक थ्योरी दी थी, सोशियो कल्चर थ्योरी। और जो देखो समाज के अंदर ही आपका कल्चर होता है, संस्कृति होती है, तो समाज और संस्कृति से जुड़े हुए इन्हीं के सारे जवाब आपको देखने को मिलते हैं। तो इसने पूछ लिया कि समाज में रहकर जो कुछ भी बच्चा सीखता है, ठीक है, उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका होता है? बताइए भाई। केवल उसके जीन्स का होगा, या सामाजिक अतः क्रिया इंटरेक्शन और संस्कृति का होगा, केवल परीक्षाओं का होगा, या सजा डर के होगा? तो किस ऑप्शन के साथ आप जाओगे बताओ। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, डर एक नेगेटिव वर्ड है, सज़ा देना एक नेगेटिव वर्ड है, केवल एक नेगेटिव वर्ड है, ये कट गया, केवल एक नेगेटिव वर्ड है। तो आपका क्या बच गया? सामाजिक अतः क्रिया और संस्कृति। मैंने बताया कि संस्कृति और सामाजिक इन्हीं से रिलेटेड आया। कैसे याद रखोगे? गोत मतलब कि गोत्र कहाँ होते हैं? समाज में होते हैं भाई। ठीक है, तो आप ऐसे कुछ ट्रिक्स भी हमें चाहिएंगी। ठीक है, कुछ नेगेटिव वर्ड हमें एलिमिनेट करने, किस चीज़ को सेंटर में रखना है, कैसे ऑप्शन से हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें कंबाइंड करके मैं इसी सीरीज में आपको लेक्चर में देने लग रहा हूँ। और यकीन मानिए कि भाई आपके 30 आउट ऑफ 30, 30 में से 30 नंबर आपके आएंगे, 101% आएंगे। 29 नहीं आएंगे, 30 के 30 आएंगे भाई, यदि बस आप इस सीरीज को देख लेना काफ़ी अच्छे तरीके से लेके से, जब भी आपके पास टाइम हो। आगे आ जाओ। एक बाल केंद्रित कक्षा है, चाइल्ड सेंटर्ड कोई क्लास है। इसमें बच्चों के ज्ञान का निर्माण करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? मान के चलिए कि आप कल शिक्षक बन जाते हैं, मैडम या एक मास्टर कल आप बन जाते हैं, और भाई आप चाहते हो कि मेरी क्लास में क्रिएटिव बच्चे हों, क्रिएटिव। ठीक है, तो वो आप कोई आपने प्रॉब्लम दे दिया, कोई क्वेश्चन दे दिया,
तो आप कैसे उनको जज करोगे? आप क्या चाहोगे कि वो जस्ट रट्टा मार के मेरे को बता दें, पढ़कर बता दें, या खुद से कुछ सोचें? हम यही चाहेंगे साहब कि भाई खुद से सोच कर ज्ञान का निर्माण कर कर दे। इसी प्रकार बस आपको बच्चे को फोकस पर रखना है, ठीक है? तो हम क्या सोच रहे हैं कि ये पूछ रहा है कि आप यदि शिक्षक हो तो आपको क्या करना चाहिए कि बच्चों को निष्क्रिय होकर केवल सुनने के लिए कहना चाहिए, अर्थात सिर्फ टीचर बोल रहा है और बच्चे सुन रहे हैं। बच्चों को विभिन्न गतिविधियों और खोजने के भरपूर अवसर देने चाहिए। प्रोवाइड रिच अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एक्सप्लोरेशन, मतलब कि आपका वो बच्चे खुद से कुछ खोज सके, ऐसे अवसर आपको देने चाहिए। केवल पाठ्य पुस्तक के उत्तर को रटवाना चाहिए। भाई आपने बोल दिया कि पाठ्य पुस्तकें खोल लो और ये उत्तर मेरे को रट कर दे दो। कक्षा में कठोर अनुशासन रखना चाहिए। भाई आप बिल्कुल उनके साथ स्ट्रिक्ट हैं, आप उनको मारते भी हैं, पीटते भी हैं, तो किस ऑप्शन के साथ जाओगे बताओ एक बार? देखो, आई थिंक आपने ऑप्शन लगा दिया होगा। केवल एक नेगेटिव वर्ड है, निकाल दो। कठोर अनुशासन, ये भी एक नेगेटिव वर्ड है। बच्चे पैसिव नहीं होते, आपके एक्टिव होते हैं, और एक्टिव यहाँ पर है, ठीक है? तो इस वजह से ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। एक बार फिर बोल देता हूँ, बच्चे एक्टिव होते हैं, डराना नहीं है, धमकाना नहीं है। केवल शिक्षक ही आपका प्रॉपर तरीके से एक्टिव नहीं रहेगा, बच्चे भी रहेंगे। शिक्षक उनको मार नहीं सकता, पीट नहीं सकता, कक्षा में सिर्फ अपनी अपनी ही बात नहीं चला सकता। केवल वर्ड एक नेगेटिव वर्ड होता है। आ गया जो, देखो लॉरेंस कोहलबर्ग आ गया भाई, ठीक है? इसके नैतिक विकास के प्रथम स्तर पर दो तीन बातें हैं। एक तो लॉरेंस कोहलबर्ग एक मनोवैज्ञानिक है, इसने एक सिद्धांत दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत। दो चीज़ें हो गई। अब इसमें क्या थे, इसमें 3 लेवल बताए गए थे। अब इसमें क्या बता दिया कि जो इसका प्रथम स्तर है जिसका नाम है पूर्व पारंपरिक स्तर, इसमें जो बच्चे हैं उनका जो नैतिक, जो बच्चे का जो नैतिक निर्णय आपका आएगा वो किस आधार पर होगा। थोड़ा आसान करता हूँ इस क्वेश्चन को मैं, कि आपका जो लॉरेंस कोहलबर्ग एक मनोवैज्ञानिक का नाम है, ठीक है साहब? इसने एक थ्योरी दी थी नैतिक विकास, ये भी हमने मान लिया। जो नैतिक विकास है मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें 3 आपके लेवल बताए गए हैं, लेवल 1, 2 और 3। अब जो लेवल 1, 2, 3 है, इनके नाम क्या क्या हैं? जो को पारंपरिक है, मैंने पी लिख दिया, इसको रखे आप बीच में। पारंपरिक से पहले की चीज़ क्या होगी? पूर्व होगी, जाहिर सी बात है, तो पूर्व वाला आएगा आपका पूर्व पारंपरिक लेवल नंबर 1 में। लेवल नंबर 2 में जस्ट पारंपरिक। लेवल नंबर 3 में आपका रहेगा साहब क्या आपका उत्तर पारंपरिक, क्योंकि जो बाद की चीज़ें वो उत्तर में आती हैं। अगर आपको इंग्लिश में याद रखना है तो आप एक वर्ड याद रखिए, कॉन्वेंशनल, वो रहेगा आपका पारंपरिक का अल्टरनेट है, इंग्लिश में ट्रांसलेटेड है। तो आपका पहले प्री कॉन्वेंशनल, फिर कॉन्वेंशनल, और फिर आपका उत्तर को हम क्या बोल देते हैं? अल्टर भी बोल देते हैं। तो वो आपका पोस्ट कॉन्वेंशनल बोल देते हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं, इसके 3 लेवल हैं। अब जो आपकी पहला लेवल है वो जाहिर सी बात है, देखो लॉरेंस कोहलबर्ग, अगर लॉरेंस नाम का, लॉरेंस बिश्नोई सभी जानते होंगे कि अभी वो जेल में बंद है। तो जाहिर सी बात है भाई, वो जब पहले दिन उसकी स्टार्टिंग रही होगी, पहले दौर रहा होगा, तो उसको बेचारे को डर भी लगा होगा, किसी ने उसको दंड भी दिया गया होगा। तो जो आपका पहला लेवल है उस पर आपको क्या है? दंड, या फिर आपका 2 चीज़ें, तो आपको दंड या पुरस्कृत, या तो आपको दंड दिया जाएगा या आपको सम्मान दिया जाएगा। ये आपका लेवल नंबर 1 बताता है। बस आपको यही ध्यान रखना है कि बाहरी दंड से बचने के लिए और पुरस्कार, देखो पुरस्कृत और दंड 2 वर्ड आ गए, ये आपके लेवल नंबर 1 में, अर्थात आपका पूर्व पारंपरिक स्तर पर बताए जाते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग की एक पूरा सिद्धांत है ये नैतिक विकास का, ठीक है? अगर आपको नहीं भी पता ये क्या है साहब, ये क्या है, तो भाई आप जस्ट देखते रहिए, सुनते रहिए, और आपको सारी की सारी चीज़ें, कुछ ट्रिक बता रहा हूँ, कुछ जनरली नॉलेज उससे जोड़कर बता रहा हूँ, सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी। अच्छा, इसमें था क्या? जो आपकी पहला स्तर है उस पर बताता है कि भाई माता पिता से बचने के लिए, मतलब कि आपका दंड ना दे दें, इस वजह से काम करेगा, या फिर बाहरी जो आपके चीज़ें हैं उनसे प्रभावित होकर इनाम पाने की कोशिश करता है, तो पुरस्कृत या फिर आपका दंड, दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। आगे आइए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी कि NEP, इसके अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? सबसे पहले हम बात करेंगे NEP। पहली NEP आपकी कब आई थी? बस इस डेट को आप याद रखिए, 1968। अब इसको घुमा दीजिए, क्या बन गया? 86, मतलब कि 1986 में आपकी दूसरी आई, पहली 68, दूसरी 86, तीसरी साहब आपकी 2020। ये तो आसान ही है, ठीक है? 2020, 2020 में तो सबसे लेटेस्ट अपने पास ये है, तो इस वजह से बार बार इसी के ऊपर बात होती है। इसका जो स्ट्रक्चर क्या है, वो क्या है, वो आप याद रखें। देखो 3 आ गया, 4 आ गया, 4 के बाद 5 आपने यहाँ से स्टार्ट कीजिए, और फिर बीच में एक बार फिर 3 लगा दीजिए,
ठीक है। तो 53 34 आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। दूसरी बात, इनका सम कुल टोटल जो जोड़ है वो 15 आना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है साहब, तो ये आपका पूरा थ्योरी बताया गया है और इसके अकॉर्डिंग क्या चीज़ें हैं कि इसका शिक्षक का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि छात्रों को केवल नौकरियों के लिए तैयार करना, रटने की अक्षमता को बहुत ज़्यादा तेज कर देना, प्रत्येक बच्चे की अद्वितीय क्षमता को पहचानना, उसका समग्र विकास करना, होलिस्टिक मतलब कि उसका डेवलपमेंट ऑफ एवरी चाइल्ड, समग्र तरीके से पूरे तरीके से। केवल गणित और विज्ञान के विषय पर ध्यान देना। देखो जहाँ पर केवल वर्ड आता है उसको वैसे ही हटा दिया करो, तो केवल यहाँ पर भी है, केवल यहाँ पर भी है। रटना एक नेगेटिव वर्ड है तो आप सिर्फ ऑप्शन से भी काट सकते हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि भाई होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एवरी चाइल्ड, यही चाहता है आपका NEP 2020। आगे आ जाओ। एक समावेशी कक्षा, देखो समावेशी कक्षा के बारे में बात करें, इसमें किस प्रकार के बच्चों को एक साथ शिक्षा दी जाती है। तो भाई समावेशी कक्षा, समा में एक वर्ड आ गया समान। वेश मतलब कि आवेश, आवेश का मतलब क्या होता है, जो आप गेटअप, जो आप आभूषण या फिर आपके जो ड्रेस कोड होता है, मतलब कि जब आप स्कूल में जाते हैं किस वजह से एक ड्रेस लगवाई जाती है बच्चों की, क्योंकि भाई वो एक जैसे ही दिखे, यहाँ पर भेदभाव ना हो, ऊंच नीच का, अमीर का, गरीब का, किसी भी प्रकार से, या फिर अगर कोई कैंडिडेट किसी भी कारण से पीछे है उसको ये ना लगे कि यार मेरा ड्रेस कोड कुछ और है, इसका कुछ और है, मतलब कि समान रिएक्ट किया जा रहा है हर एक व्यक्ति कैंडिडेट के साथ। तो यही पूछा है कि जो समावेशी कक्षा होगी इसमें किस प्रकार के बच्चों को एक साथ शिक्षा दी जाएगी। केवल बहुत बुद्धिमान जो इंटेलिजेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे उनको, कि बिना किसी भेदभाव के सामान्य और विशिष्ट, जैसे सामान्य का मतलब हो गया नॉर्मल, विशिष्ट आवश्यकता का क्या मतलब हो गया, जो भाई किसी भी वजह से वंचित हैं। ठीक है, कोई शारीरिक अक्षमता हो सकती है उनकी, या फिर आपका इकोनॉमिकल आर्थिक कंडीशन डाउन हो सकती है। केवल अमीर बच्चों को, केवल जो मुख बधिर हैं बोल नहीं सकते, तो केवल एक नेगेटिव वर्ड है, हटाओ इसको, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ। तो आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर कि भाई आपका समावेशी कक्षा का क्या मतलब है कि सबको समान शिक्षा देना। आगे आ जाओ। देखो इसमें से किस प्रकार का कौन सा चिंतन का प्रकार सृजनात्मक मतलब कि क्रिएटिविटी के लिए सबसे आवश्यक माना जाता है। तो चार ऑप्शन है, अभिसारी, अपसारी, आत्म केंद्रित या फिर आपका निष्क्रिय चिंतन। बताओ किस ऑप्शन के साथ जाओगे। आई थिंक आपने क्वेश्चन का आंसर लगा दिया होगा। देखो निष्क्रिय मतलब कि आपका पैसिव है, तो अगर कोई इंसान पैसिव है, कुछ सोच नहीं रहा, एक्टिव नहीं है, तो क्या क्रिएटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। आत्म केंद्रित, अगर खुद के ही ऊपर वो सिर्फ केंद्रित है, क्या कुछ वो कर सकता है? नहीं कर सकता। अभिसारी बच गया, अपसारी बच गया। इसमें सब आपका अपसारी, डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, वो आप याद कैसे रखोगे। देखो अपसारी, सारी वर्ड एक जैसा है। अभी और अप बच गया, इसमें 3 वर्ड हैं क्योंकि ई की मात्रा भी है, इसमें 2 वर्ड हैं आपके, अप है। ठीक है, तो मतलब कि पहले ये आया और पहले कौन से कैंडिडेट आते हैं जो कि आपके क्रिएटिव होते हैं। तो सृजनात्मकता अर्थात क्रिएटिविटी के लिए आपका सबसे आवश्यक क्या है कि आपकी अपसारी चिंतन होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल देता हूँ कि भाई आपके शहर में अगले 5 दिन यदि पानी ना आए तो आप क्या करोगे। तो जो बच्चे उस टाइम पर सोच कर बताएंगे वो आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग का एक हिस्सा है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है। इसमें क्या है कि आपका शुद्ध आपके जो एक ही बिंदु से शुरू होता है और आपके चारों दिशाओं में सोचना, समस्या के कई प्रकार से अनोखे जो समाधान है वो आ सकते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ कि भाई प्राथमिक स्तर पर बच्चों के मूल्यांकन के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये एक आपका CCE करके आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है कि जो मूल्यांकन आपका लगातार चल रहा है। मूल्यांकन का क्या मतलब है, जैसे कि आप क्लास में टेस्ट देते हो, अगर आप एक शिक्षक हो तो आप क्लास में टेस्ट लेते होंगे, उसके आधार पर जब आप बच्चों की जांच करते हैं कि भाई सोहन को कितना आता है, रीमा को कितना आता है, क्या कुछ नहीं आता, तो क्या कुछ नहीं आता और उसके ऊपर काम किया जा सकता है ना, तो वही होता है आपका मूल्यांकन। ठीक है, तो इसका CCE के अंतर्गत जो मूल्यांकन है साहब आपका, उसमें व्यापक शब्द का क्या मतलब है। ठीक है, व्यापक शब्द का कि देखो जो सतत वर्ड है इसका मतलब होता है कॉन्टिन्यूसली, मतलब कि लगातार, और व्यापक का क्या मतलब है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, पढ़ देता हूँ। केवल साल में एक बार बहुत बड़ी परीक्षा लोगे आप, पूरे जिले के सभी बच्चों का एक साथ परीक्षा लोगे, केवल घर का काम है उसके लिए पन्ने गिनते रहोगे, छात्र के किताबी ज्ञान यानी कि जो आपका शैक्षिक एकेडमिक है उसके साथ साथ उसका खेल, व्यवहार और कला, आप हर एक पक्ष का मूल्यांकन करोगे। तो जाहिर सी बात है कि आप ऑप्शन बी के साथ जाओगे भाई, है ना, क्योंकि ऑप्शन बड़ा भी है और इसमें इसका सही अर्थ भी है कि व्यापक का क्या मतलब हो गया आपका एक प्रकार से होलिस्टिक, कि आपका चारों 360 डिग्री
सिर्फ ये नहीं कि आप खाली एकेडमिक का ही जांच कर रहे हो या खाली आप खेल का जांच कर रहे हो, नहीं, आप चारों तरफ से, ठीक है। इस वजह से आप ऑप्शन बी के साथ चले जाओगे। आगे आ जाओ। देखो डिसलेक्सिया एक आपकी अक्षमता है, ठीक है, मतलब इसको क्या बोलेंगे, डिसलेक्सिया। हाँ, डिसलेक्सिया साहब आपकी एक डिसेबिलिटी है। डिसेबिलिटी इज़ द राइट वर्ड फॉर डिसलेक्सिया, कि भाई डिसलेक्सिया एक आपकी डिसेबिलिटी है, किसी के अंदर है तो उससे पीड़ित जो बच्चा है उसको कहाँ पर दिक्कतें आएगी? क्या गणित में जो जोड़ घटा करेगा वहाँ पर दिक्कत आएगी, या पाठ्य पुस्तक के जो शब्द है उसको सही ढंग से पढ़ नहीं पाएगा, पहचान नहीं पाएगा, वहाँ पर दिक्कत आएगी, बहुत तेज दौड़ नहीं पाएगा, वहाँ पर दिक्कत आएगी, या वो चित्रकारी करने में, रंग वगैरह ड्राइंग वगैरह करने में उसको दिक्कतें आएगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा साहब। देखो डिसलेक्सिया, पहले आप एक बार आंसर दीजिए A B C या D। तो देखो आई थिंक आपने आंसर दे दिया होगा। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया, लैक वर्ड हमने पकड़ लिया, तो लैक कर रहा है। और बंदा किस चीज़ में लैक करता है भाई? मोस्टली अगर आपने देखा हो, जब हमें टीचर बोलते थे चलो भाई अगली लाइन अब ग्रीमा पढ़ेगी, तो जो अगली लाइन ग्रीमा पढ़ेगी तो वहाँ पर वो कई बार अटक जाती थी वर्तनी में या लाइनें पढ़ने में, अक्षर पढ़ने में। तो मतलब है कि जो पाठ्य पुस्तक के जो शब्द है वो सही ढंग से नहीं पढ़ पाते। जब भी आपके सामने आए कि भाई वर्तनी का सही उच्चारण नहीं हो रहा, तो आप लैक कर रहा है वो, लैक्सिया के साथ चले जाओगे। सही ढंग से पढ़ नहीं पा रहा है, अक्षरों को पहचान नहीं पा रहा है, तो आप सारे के सारी चीज़ों के साथ डिसलेक्सिया। दूसरा आता है साहब आपका डिस्प्रैक्सिया। प्रेस आ गया। प्रेस हम किससे पकड़ते हैं? अपने हाथों से। प्रेस किससे पकड़ते हैं? हम अपने हाथों से, मतलब कि हाथ आ गया, मतलब वहाँ पर आपके हाथ का मूवमेंट, अच्छे हाथ पैर का मूवमेंट अच्छे तरीके से आप नहीं कर पाओगे, वहाँ पर आ गया आपका डिस्प्रैक्सिया। डिसकैलकुलिया, कैलकुलेटर के साथ क्या करते हैं? जोड़ घटा, तो जोड़ घटा आपका डिसकैलकुलिया आ गया। तो डिसलेक्सिया देखा, डिस्प्रैक्सिया देखा और डिसकैलकुलिया, हमने 3 चीज़ें देखी हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है। तो साहब आज के जो 15 क्वेश्चन हैं अब तक हमने कर लिए हैं भाई कंप्लीट। और रेमी ढूढ़ एजुकेशन इसी नाम से आपका टेलीग्राम है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर रहा। लाइक ज़रूर करिएगा मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि देखो जिस प्रकार से मैं अपनी पूरी जान लगा के आपको पढ़ा रहा हूँ, उसी प्रकार से बस मेरा छोटा सा रिवार्ड है, आप लाइक कर दो। उससे मुझे मिलेगा क्या? बस एक इंटरनली खुशी मिलेगी और मुझे काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि येस आई एम ऑन द राइट ट्रैक, कि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि मेरे साथ जुड़कर पढ़ रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना भाई। एक बार फिर बोल देता हूँ, कोई भी किताब कोर्स खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्पेशलिस्ट डीपी के लिए। तो सब्सक्राइब आप ज़रूर करिएगा। आजकल यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता है, तो इस वजह से आपको सब्सक्राइब करके घंटी दबाने के, और घंटी दबा देनी है, उसके साथ ऑल पर आपने प्रेस कर देना है। शेयर, एक ही शेयर कर दो भाई, ठीक है, एक शेयर कर दो बस, लेकिन उस तक जिसको ज़रूरत है कि यार कोई ऐसा टीचर हो जो मेरे ही लेवल पर आकर मुझे पढ़ाए, ठीक है। और ये मेरी बहुत ही प्यारी सी तस्वीर है। चलिए आगे चलते हैं, आगे आ जाओ। देखो एनसीएफ के ऊपर आपका एक प्रश्न हर बार पूछा जाता है। NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में यह पॉलिसी साहब आपकी आई थी। इसके अनुसार क्या है कि कक्षा में सीखने की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ठीक है, आपका कैसा होना चाहिए, कि जो बच्चे आपसे सीख रहे हैं तो वो कैसे होनी चाहिए। पढ़ देता हूँ। क्या भाई केवल परीक्षाओं का डर है, इस वजह से जो आपके जो सिखा रहे हैं इस वजह से सिखा रहे हो? आपका निष्क्रिय मतलब पैसिव और एकांत में बिठाकर अरट कर आप सिखा रहे हो? पूरी तरह से शिक्षक केंद्रित है, मतलब जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं सारी की सारी चीज़ें सिर्फ उसी पर है। और आपका सक्रिय और सामाजिक, या आपका एक्टिव एंड सोशल है, मतलब आप सामाजिक तरीके से, आप एक्टिव तरीके से किस प्रकार से सिखा रहे हो बताओ एक बार। 4 ऑप्शन में से आप किसके साथ चले जाओगे? आई थिंक आप सही आंसर जो भी आपने लगा दिया होगा। देखो केवल वर्ड है, निकाल दो। निष्क्रिय निकाल दो। चाइल्ड सेंटर्ड होता है ना कि आपका टीचर सेंटर्ड, तो भाई ये भी निकाल दो। क्या बचेगा आपका? सक्रिय और सामाजिक, यानी कि आपका एक्टिव एंड सोशल। आप भाई समाज के उदाहरण देकर सिखा सकते हो, आप समाज में ले जाकर बच्चों को सिखा सकते हैं, बच्चे एक्टिव होते हैं, ये तो आपको पता होगा। तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चनों में बच्चे को प्राथमिकता देनी है। चाइल्ड सेंटर्ड सारी चीज़ें होनी चाहिए, टीचर सेंटर्ड कुछ भी नहीं होना चाहिए भाई। अगर क्वेश्चन आ जाए कि जैसे कि स्कूल के अनुसार, पाठ्य या फिर शिक्षक के अनुसार या समाज के अनुसार, बच्चे के अनुसार होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों के अनुसार नहीं होनी चाहिए, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बस आपको छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है। आगे आ जाओ। देखो विकास का जो वंशानुक्रम है, मतलब विकास आपका किस प्रकार से होगा, तो विकास उसमें आपका वंशानुक्रम, आपकी हेरिडिटी और वातावरण, ठीक है, आपकी हेरिडिटी जो आपको जीन मिले हैं मम्मी पापा से, और जो आपका इन्वायरमेंट है, जिन लोगों के साथ जिस माहौल में आप रहते हो, उसके सिद्धांत के अनुसार बच्चे के विकास को कौन तय करता है बताओ भाई।
केवल माता पिता, केवल आसपास का माहौल, यह पूरी तरह से किस्मत पर निर्भर है, या फिर आपका जो मम्मी पापा से जीन मिले हैं और वातावरण दोनों? बताओ। तो भाई जो आपका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों, आप एक बार खुद से लगाओ और उसके बाद बताओ। तो आप किसके साथ चले जाओगे? आप ऑप्शन सी के साथ चले जाओगे, इंटरेक्शन ऑफ बोथ। भाई जो आपका, ठीक है, आप ऑप्शन सी के साथ चले जाओगे। इसमें आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि जो मेरे प्यारे दोस्तों आपका ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या है कि दोनों चीज़ों का आपका ये जटिल, जटिल का मतलब यहाँ पर आपका नेगेटिव वर्ड नहीं है। कभी आप ये सोचो, आपका जो डेवलपमेंट है वो आपका हेरिडिटी और आपका इन्वायरमेंट दोनों का प्रोडक्ट होते हैं। दोनों के मिलने से ही होगा, आपका अकेले के मिलने से नहीं होगा। ये यहाँ पर लिख भी रखा है कि आपका डेवलपमेंट हेरिडिटी मल्टीप्लाई इन्वायरमेंट। ओके, आगे आ जाओ। अब मैं बात करता हूँ आपका हार्वर्ड गार्डनर का एक सिद्धांत है। इसने दिया था, किसी ने बताया था कि जो आपकी बुद्धि है, इंटेलिजेंट है, वो 8 प्रकार की होते हैं। इस वजह से हम इसको क्या बोल देते हैं? बहुबुद्धि का सिद्धांत। इसके अनुसार एक व्यक्ति जो अपने स्वयं की भावना, मतलब जैसे आप हो तो आप आपके बारे में, जैसे आपकी खुद की भावनाएं हैं, आपकी इच्छाएं हैं जो आप, ठीक है, तो आप इनको समझ पा रहे हो कि मैं एक्चुअली किस टाइप का हूँ, मेरी भावनाएं, मेरे इमोशंस कैसे हैं, तो आप जो ये समझ पाते हो तो आपके अंदर किस प्रकार की बुद्धि है, ये पूछा है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, मैं पढ़ देता हूँ कि भाई आपकी तार्किक, मतलब आप लॉजिकल हो, इस वजह से आप आपके इमोशंस वगैरह समझ पा रहे हो। आपकी लैंग्वेज अच्छी है, इस वजह से आप समझ पा रहे हो। 2 वर्ड है, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। बताओ इनमें से एक है इंटरपर्सनल हो आप, एक है इंट्रापर्सनल हो आप, बताओ। तो देखो पहले क्या आएगा, देखो इसमें ई बाद में आया, इसमें देखो इसमें आ गया ए, इसमें आ गया ई, तो ए पहले आता है। और हम समाज में क्या करते हैं, पहले खुद को प्राथमिकता खुद को देते हैं। तो जाहिर सी बात है भाई, जो भी खुद से जुड़े हुए भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, इच्छाएं हैं, जो भी आपकी विल है, वो आपके ऑप्शन बी के साथ आप चले जाओगे, मतलब कि इंट्रा, इंट्रा ए वर्ड ध्यान रखना है। यहाँ पर आ गया इंटर, ई आ गया, तो ये दूसरे लोगों के लिए, जैसे कि एक साइकाइट्रिस्ट हो, साइकोलॉजिस्ट हो, एक टीचर हो, एक मोटिवेशन देने वाला जो भी इंसान है, क्योंकि वो लोगों को उनकी भावनाएं समझ पा रहे हैं, तभी तो वो कुछ प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो उसके लिए आप ऑप्शन बी पर चले जाओगे। हो सकता है कि आपके पास ही आए कि रोहन के भावनाएं और इच्छाओं को ग्रीमा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो ग्रीमा के अंदर निम्नलिखित में से किस प्रकार की बुद्धि है? तो भाई ग्रीमा दूसरे की समझ रही है ना, तो दूसरे कब आएंगे साहब? आपके ई पर। लेकिन ग्रीमा खुद की समझे तो ए पर, मतलब कि आपका इंट्रापर्सनल। भाषाई, जैसे कि किसी की किसी भी स्पेशल एक लैंग्वेज के ऊपर कमांड हो, नॉट जस्ट हिंदी, नॉट जस्ट इंग्लिश, कोई भी आपकी लैंग्वेज हो सकती है। भारत के संविधान में मेरे प्यारे दोस्तों 22 लैंग्वेज को अडॉप्ट किया गया है, ठीक है, 22 लैंग्वेज हैं अभी हाल फिलहाल, तो उसमें से कोई भी एक लैंग्वेज हो सकती है। तार्किक ज़्यादा आपके जो लॉजिकल, जैसे कि आपका कुछ मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो गया, जो तमाम प्रकार की जो चीज़ें हैं, ये आप ऑप्शन डी के साथ चले जाओगे, ठीक है। तो इस वजह से आपको सारे के सारे ऑप्शन के ऊपर अच्छे तरीके से काम करने हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। आपका 10-12 क्वेश्चन और बचते हैं। समाज में लड़के और लड़कियों के लिए पहले से की गई भूमिकाएं और उनसे जो उम्मीदें हैं, उसको बाल विकास में क्या कहा गया? और समझा देता हूँ आसान तरीके से। एक, जैसे हमने मान लिया कि लड़का ही खेत पे जा सकता है, लड़कियाँ कम जाती हैं, मतलब ना बराबर। लड़कियाँ घर का काम करते हैं, खाना बनाती हैं, साफ़ सफाई करती हैं, ये सारी चीज़ें, ये भाई हम सुनते आ रहे हैं और अप्लाई भी कर रहे हैं। तो जो ये चीज़ें हैं सीडीपी में, इसको क्या बोला गया है? जेंडर पहचान, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर तटस्थता, या फिर जैविक संरचना। तो 4 ऑप्शन है, बताओ किसके साथ चले जाओगे आप? लिख लीजिए आपका जो राइट आंसर होगा आपके हिसाब से। देखो यहाँ पर क्या है, जेंडर रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता के लिए स्टीरियोटाइप या स्टीरियोटाइपिंग चीज़ यूज किया जाता है, स्टीरियोटाइप। इसमें क्या है, इसमें एक स्पेशल जेंडर पर, जैसे लड़कियां हैं या फिर जो लड़के हैं, उन पर चीज़ें थोप दी गई है। अब ये चीज़ें लड़कों पर भी थोप दी गई कि लड़के ही घर से बाहर जाएंगे। क्यों जाएंगे भाई? लड़कियां भी जा सकती हैं। लड़के ही बाहर जाकर जॉब करेंगे और लड़कियां घर का खाना बनाएंगी। लड़के भी बनाते हैं आज के टाइम पे, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, और लड़कियां ही जो घर का काम करेंगी। इस मतलब कि हमने स्पेशल एक कैटेगराइज कर दिया। और किया किसने? समाज ने। समाज वर्ड आपको क्या देता है? जेंडर की पहचान करना देता है। लेकिन आप इसके साथ नहीं जाओगे। इसने पर्टिकुलर पूछ लिया कि जो भूमिकाएं तय कर दी गई है, ठीक है, ये नहीं पूछा कि किसने तय कर दी गई, जो भूमिका तय कर दी है। तो ये क्या बोल दिया? जेंडर रूढ़िवादिता। जैसे कि एक परिवार का हेड पिता ही होता है, ये भी एक प्रकार से जेंडर रूढ़िवादिता है, ठीक है। आगे आ जाओ। देखो ये बिल्कुल ठीक था। आगे आ जाओ कि इनमें से कौन सा एक उदाहरण है जिसमें बच्चों में गामक कौशल विकास, मोटर स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत स्थूल गामक कौशल, ग्रोस मोटर स्किल होती है?
बताओ भाई। देखो, जो आपको मोटर शब्द मिलता है, ठीक है, दो प्रकार के आपके मोटर होते हैं, एक जी एक एफ। जी मतलब कि ग्रोस और एफ मतलब कि आपका फाइन। इन दो वर्ड पहले आप पकड़ कर रखिएगा। अब जो फाइन है, अगर आप किसी से पूछोगे कि भाई आप जी एफ, गर्लफ्रेंड भी आप इसको बोल सकते हैं, तो जी और एफ दोनों वर्ड को आप ध्यान रखिएगा। तो ग्रोस पूछ लिया कि जी से स्टार्ट हो गया आपका ग्रोस, और यदि एक और आएगा आपका एफ से स्टार्ट होगा आपका फाइन। तो फाइन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि फाइन मोटर स्किल्स क्या होती हैं, ग्रोस का भी आपको पता होना चाहिए। एक बार ऑप्शन पढ़ देता हूँ, शायद आपको और समझ में आए। कि पेंसिल पकड़कर सुंदर अक्षर लिखना, क्या ये ग्रोस मोटर स्किल है? सुई में धागा डालना, क्या ये ग्रोस मोटर स्किल है? दोनों पैरों से कूदना या दौड़ना, क्या एक ग्रोस मोटर स्किल है? या फिर कागज पर कैंची से बारीक डिजाइन बनाना? बताओ। अगर आपने ध्यान से देखा होगा, जब आप पेंसिल पकड़ते तो आप हाथ की उंगलियों का यूज करते हैं, सुई में धागा डालते तो आप हाथ की उंगलियों का यूज करते हैं, कागज पर कैंची चलाते तब भी आप उंगलियों का यूज करते हैं, लेकिन आप दोनों पैरों से कूदते हैं तो पूरे शरीर का आप यूज करते हैं। हालांकि कूदे आप पैरों से हैं, लेकिन हम भाग कर आएंगे, हाथ भी आपके ऊपर होंगे, तो आप पूरे शरीर का। जब भी मेरे प्यारे दोस्तों आप पूरे शरीर का यूज करो तो आप किसके साथ चले जाओगे? एफ मतलब कि फाइन मोटर। ठीक है। और जब आए जी मतलब कि ग्रोस, देखो पहले जी आ गया तो इसका मतलब है कि साहब ये जैसे कि आप जब जन्म लेते हैं तो पहले आप छोटे होते हैं, बाद में आप बड़े होते हैं ना, तो आप छोटे छोटे जो शरीर के हिस्से हैं उनका आप यूज करते हो, तो ग्रोस मोटर पूरे शरीर का, तो आप फाइन मोटर। और आप किसी से पूछते हैं कि साहब आप कैसे हैं, तो वो प्रॉपर तरीके से स्वस्थ होता है, बोलेगा कि भाई आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू। तो वो प्रॉपर तरीके से फाइन है, मतलब ये पूरे शरीर का यूज कर रहा है, तो फाइन मोटर। छोटे छोटे जो आपके हाथ उंगलियां इनका आप यूज करें तो ग्रोस मोटर। ये आपका एक नंबर का क्वेश्चन आता है। और आपकी जो गामक कौशल विकास है, मोटर स्किल, ये भी आपको याद रखना है। इसके दो पार्ट हैं, जी और एफ। जी फॉर ग्रोस, एफ फॉर फाइन। ग्रोस पूछा था कि आपका ग्रोस कौन सा है, इसके अंतर्गत स्थूल, स्थूल मतलब कि छोटा, गामक कौशल, ग्रोस मोटर आपका। ठीक है, आपका इसमें क्या आ गया साहब आपका ग्रोस में? एक मिनट भाई, एक मिनट, एक मिनट का टाइम देंगे, थोड़ा सा स्लिप हो गया। क्या इसमें क्या पूछा कि मुझे ये लगा कि ये पूछ लिया कि कौन सा नहीं है, इसमें ये पूछ लिया कि ग्रोस मोटर कौन सी होती है। ठीक है, तो ग्रोस मोटर क्या है साहब आपका? देखो दो हैं, एक जी एक एफ। ग्रोस मतलब कि आपका जी, एफ मतलब कि फाइन। जो भाई माफ़ कीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा हम गलत चले गए थे। जो आपका फाइन होगा वो होगा आपकी सारी की सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं हाथों से लिखने वाली, हाथों के द्वारा, जैसे पेंसिल पकड़ना, सुई में धागा डालना, कैंची, ये आपकी उंगलियों और हाथों से पकड़ी है, ये आपके सारी की सारी फाइन। ठीक है, फाइन, फाइन चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें। अब देखो ग्रोस में नाम बड़ा किसका है? ग्रोस जी, ये ग्रोस आ गया, यहाँ पर फाइन लिख दो तो फाइन में 4 वर्ड हैं, ग्रोस में 5। तो फाइन, बस यही ट्रिक है कि भाई ग्रोस का मतलब है कि बड़ा, तो आपके पूरे शरीर का यूज होगा ग्रोस में, और जो फाइन 4 वर्ड हैं उसमें छोटे अक्षर आपके आएंगे। ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। माफ़ कीजिएगा पहले थोड़ी सी गलत ट्रिक बन गई थी। तो ग्रोस 5 वर्ड, फाइन 4 वर्ड, 4 वर्ड वाला छोटा है तो इस वजह से छोटी चीज़ इसमें आएगी, ग्रोस में आपका पूरा आएगा। चलिए, बच्चों के समाजीकरण मतलब कि जो सोशलाइजेशन है, इसकी प्रक्रिया कहाँ से शुरू हो जाती है? बताओ भाई। कि विद्यालय से, टेलीविजन और मीडिया, परिवार या धार्मिक स्थल? बताओ। एक छोटा बच्चा है, अभी जन्म लिया है, वो आराम आराम से 2 4 6 8 10 महीने का होगा, तो वो जो समाज के बारे में सुन रहा है, कहाँ से सुन रहा है? जाहिर सी बात है कि अपने परिवार से ही तो सुनेगा साहब। धार्मिक स्थल पर वो कैसे कैसे सुनेगा भाई, है ना? विद्यालय अभी गया नहीं है, टेलीविजन, हालांकि टेलीविजन और मीडिया भी है लेकिन सेकेंडरी आ गई, सबसे पहले परिवार से सुनेगा। पापा क्या बोलेंगे? अरे दादू आए हैं, चाचा आए हैं, मतलब इस प्रकार की। उसको कहाँ से पता लग रहा है कि दादू है, चाचा है, पापा है, ये गाड़ी है? सारी चीज़ों को कहाँ से पता लग रहा है? परिवार से। तो फर्स्ट आपका जो एजेंसी भी इसको हम बोल देते हैं, तो आपका परिवार रहेगा। बिल्कुल ठीक है, आगे आ जाओ। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास जो एक थ्योरी दी थी, उसमें किस अवस्था के में जो बच्चे हैं उसमें बच्चों के अंदर तार्किक यानी जो लॉजिकल थिंकिंग है उसकी शुरुआत हो जाती है? बताओ भाई। आपका संवेदी पेशी है जो कि आपके जन्म से 2 साल तक होता है। पूर्व संक्रियात्मक, संक्रियात्मक और संक्रियात्मक, 3 वर्ड इसमें से आप पहले पूर्व लगाएंगे, मूर्त, और इसको अमूर्त भी बोल देते हैं, अमूर्त संक्रियात्मक। ये 2 से 6 है, ये आपका 7 से 12 है, और ये साहब आपका 12 प्लस है। बताओ इसमें से किस ऑप्शन के साथ जाओगे? देखो जाहिर सी बात है यार, यहाँ पे तो बच्चा कुछ ज़्यादा सोचेगा नहीं, यहाँ पे बच्चा थोड़ा बहुत सोचना शुरू कर सकता है, लेकिन प्रॉपर तरीके से जो उसके आंखों के सामने चीज़ें हैं, जैसे पेंसिल है, जैसे मैंने यहाँ पर 4 पेंसिल रख दी, ठीक है, अब मैं बोलूँगा कि भाई इसमें आप 2 पेंसिल और मिला दो, उसने 2 पेंसिल और मिला दी, फिर उसने काउंट किया 4 और 2 6। मैंने पूछा कि अब बताइए
रेमी कितनी हो गई, तो रेमी ने बताया कि भाई 4 और 2 6 हो गई साहब। उसने कैसे, क्योंकि वो दिख रही है ना उसको, मतलब उसने सोचना वहीं से शुरू कर दिया। जैसे मैं बोलूँगा कि बच्चे आप मेरे को बताओ ये अच्छी अवस्था कौन सी है मुहूर्त वाली, तो साहब ये है आपकी 7 से 12 साल, ठीक है। यदि मैं अब 11 12 और 9 10 साल के बच्चे को पूछूं कि मुझे बताओ कि 25 को मैं 2 बार तोड़ता हूं या मैंने 20 को 2 बार तोड़ता हूं, तो जो 2 टुकड़े बनाए उसमें कितने कितने नंबर होंगे, तो वो बोल देगा कि सर 10 10 होंगे, 12.5 12.5 होंगे। तो बच्चा दिमाग लगा रहा है, सोच पा रहा है, वो साहब आपकी जो आंखों के सामने चीज़ें हैं जस्ट उनके लिए, ठीक है। तो आपका मुहूर्त के साथ आप चले जाओगे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आगे आ जाओ। लेव वाइगोत्स्की, ठीक है, इसने सिद्धांत दिया था, सबको पता है कि सामाजिक, गोत्स्की गोत्र 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 आ गया, तो वो समाज है, संस्कृति है, सारी चीज़ें आ गई, ठीक है साहब। तो आपका जो गोत्स्की है, तो इसने एक क्या बोला कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, इंग्लिश में और हिंदी दोनों में याद रखिएगा। इसके अंतर्गत जो ZPD है उसके अंतर्गत मचान या पाड़ मचान हिंदी में और इंग्लिश में स्कैफोल्डिंग, इसको क्या बोल देते हैं, बहुत बार बताया था। स्कैफोल्डिंग को हम आसान भाषा में बोल देते हैं टेम्परेरी हेल्प। उसको CDP में टेम्परेरी हेल्प, जब आप किसी को एक अस्थायी हेल्प करते हो तो उसी को CDP की भाषा या लैंग्वेज में स्कैफोल्डिंग बोल देते हैं। अब ये है क्या, 4 ऑप्शन पढ़ देता हूँ कि बच्चे पूरी तरह से अकेला छोड़ देना वह बच्चों को, ये है आपका स्कैफोल्डिंग। शिक्षक के द्वारा बच्चों को दी जाने वाली अस्थायी सहायता, ये आपके टेम्परेरी सपोर्ट, ये है आपका स्कैफोल्डिंग। बच्चों की नकल करने की आदत, ये है आपका स्कैफोल्डिंग। केवल कठिन परीक्षाएं लेना बच्चों से, ये है आपका स्कैफोल्डिंग। 4 में से किसके साथ आप चले जाओगे, लिखो। देखो अभी बताया कि जो टेम्परेरी हेल्प है साहब, उसको हम बोल देते हैं आपका स्कैफोल्डिंग, ठीक है। तो ये तो आसान है, इसको हिंदी में भी याद रखिएगा, पाड़ या मचान बोल देते हैं। लेकिन जिसने आपकी मदद करी है उसको हम बोलेंगे MKO, और ये भी आपका बहुत बार पूछा है, आपका इसी में पूछ लेगा कि भाई एक शिक्षक के द्वारा बच्चे की हेल्प करी जा रही है, तो इसमें MKO कौन है, तो जाहिर सी बात है MKO वो होता है जो आपकी हेल्प करता है, मतलब कि यहाँ पर शिक्षक हो गया MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है। और जहाँ पर आप कमी थी, मान के चलिए अब आपकी CDP के अंतर्गत आपकी जो CDP आपको अच्छे से नहीं आती, अब आपकी हेल्प कहाँ पर कर रहा हूँ मैं, इसी सेक्शन में कर रहा हूँ ना CDP में, तो आपकी जो एरिया है, जो क्षेत्र है जहाँ पर हेल्प करी जा रही है, उसको बोलते हैं हम जोन, उस एरिया, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जहाँ पर आपकी हेल्प करी गई है, ठीक है। तो उस एरिया को हम ZPD बोलेंगे। स्कैफोल्डिंग टेम्परेरी हेल्प को बोलते हैं MKO, जिसने आपकी हेल्प करी है। 3 वर्ड हैं और ये आपके साहब लेव वाइगोत्स्की गोत्र से जुड़े हुए हैं, और ये आपका 3 में से हर बार एक क्वेश्चन आपका 101% आता है। चलिए देखो, जो आपका सीखने के लिए आंकलन है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, मुख्य रूप से किस समय किया जाता है, बताओ भाई, कि साल या जो साल के अंत में जब आपका एक रिपोर्ट कार्ड दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान, ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जैसे अब आपको मैं पढ़ा रहा हूँ और अगर अभी मेरे सामने आप होते तो जाहिर सी बात है मैं आपकी कॉपी बंद करवा के पूछता कि बताइए, कुछ भी पूछ सकता था। तो ये होता है केवल स्कूल में एडमिशन लेने के लिए या बोर्ड की परीक्षाओं के दौरान, बताओ। केवल एक नेगेटिव वर्ड है, उड़ा दो। किस ऑप्शन के साथ जाओगे बताओ। देखो जो आपका असेसमेंट है, खाली अगर मैं आंकलन की बात, मूल्यांकन की बात करता हूँ, ठीक है, वो होता है साहब आपका 2 प्रकार का, एक F एक S, फॉर्मेटिव सबमेटिव। जो सबमेटिव होता है, सबमिट ही कर दिया, सबमिट कब करते हैं, जब पूरा काम हो जाता है, तो ये तो सबसे लास्ट में है। देखो S लास्ट में आ गया, तो F तो उससे बहुत पहले है, ये आपका लगातार चलने वाला है। तो एक तो फॉर्मेटिव सबमेटिव को आप याद रखिएगा। यहाँ पर असेसमेंट फॉर लर्निंग, एक आता है आपका असेसमेंट एज ए लर्निंग। तो 2-3 प्रकार के हैं। तो ये आपका कौन सा होगा, जब आपका बीच बीच में आपका ड्यूरिंग द प्रोसेस, जब आप प्रोसेस के दौरान होते हैं, तब आपका ऑप्शन बी के साथ आप चले जाओगे। देखो जब भी आप CDP को अटैम्प्ट करते हैं, अगर मान के चलो कि भाई आपको आता ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं आता ना, आपने कभी पढ़ा, बस आप वैसे चले गए, क्या ध्यान रखोगे, बच्चे को ध्यान में रखकर सभी चीज़ें बच्चों के लिए, इन्वायरमेंट बच्चों के लिए, पाठ्य पुस्तक बच्चों के लिए, किताबें बच्चों के लिए, शिक्षक बच्चों के लिए, सारी की सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू एक चाइल्ड उसके अनुसार होनी चाहिए। दूसरी बात भाई, आपको जो सबसे बड़ा ऑप्शन लगे 90% वही सही होने की उम्मीद होती है। तो आप, ये तब की कंडीशन है जब आपको कुछ भी नहीं पता, आपको जस्ट तुक्के मारने हैं, तब आगे आ जाओ। देखो IQ इंटेलिजेंस जो आपका टेस्ट है, उसको मापने के लिए सबसे पहली बार बुद्धि परीक्षण किसने किया था, लुइस टर्मन के द्वारा 1916 में, अल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन के द्वारा 1905 में, विलियम स्टेनर द्वारा 1912 में, चार्ल्स स्पीरमैन के द्वारा। बताओ 4 ऑप्शन में से किसके साथ जाओगे आप, बताओ एक बार।
लिख लिया करो खुद का भी। देखो चार्ल्स स्पीसमैन ने एक थ्योरी दी थी, हमने नोट भी किया था। देखो इसमें दो वर्ड हैं, चार्ल्स स्पीयरमैन, और इसमें भी दो हैं, एक स्पीयर एक मैन। तो इसने कौन सा दिया था? बुद्धि का दो कारक, टू फैक्टर इंटेलिजेंस। बुद्धि का जो दो कारक सिद्धांत है इसने दिया था कब? 1904 में। तो ये तो हमने वैसे ही उड़ा दिया भाई, ठीक है। अब किसके साथ चले जाओगे साहब आप? अल्फ्रेड बीने के साथ आप चले जाओगे। देखो जिसके अंदर बुद्धि होती है, इंटेलिजेंस होता है, वो क्या करता है? अफ्रेड रहता है, अफ्रेड। इसमें क्या गया? अल्फ्रेड है। तो अफ्रेड का क्या मतलब होता है? बिना डरे हुए। जिसके अंदर थोड़ी बहुत भी इंटेलिजेंस होगी, जिसके अंदर बुद्धि ही नहीं है भाई, वो तो हर हर टाइम डरा डरा हुआ रहेगा, भाई होगा नहीं होगा, यार 4 बार मैंने ये दे लिया, टेस्ट दे लिया, उससे होगा पता नहीं होगा। लेकिन आपका अफ्रेड कौन होता है? जो आपका बुद्धि मापने, जिसके अंदर बुद्धि होगी। तो अल्फ्रेड बिने की ये है, और आपका थियोडोर साइमन, ठीक है, 1905 की बात है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल ठीक है। दुनिया का सबसे पहला सफल बुद्धि परीक्षण अल्फ्रेड बिने ने अपने सहयोगी साइमन के साथ 1905 में फ्रांस में तैयार किया था। देश का नाम आप याद रखिएगा, देश में ये पूछा जा सकता है, जिसे बिने साइमन स्केल भी कहा जाता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बिने साइकिल जो स्केल है वो क्या है, ठीक है। इसी ये एक स्केल है, एक पैरामीटर है, इस पे आपका IQ, जो आपका बुद्धि का जो सिद्धांत है वो इन्होंने दिया था सबसे पहले। कब की बात है? 1905 की बात है। आगे जाओ। कक्षा में शिक्षक को व्यक्तिगत भिन्नताओं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को किस रूप में देखना चाहिए? आप एक अध्यापक हो या अध्यापिका हो, और आपके जो कक्षा है उसमें अलग अलग समुदाय के बच्चे हैं, कुछ आपके पंजाबी कम्युनिटी से हैं, कुछ हिंदू, कुछ मुस्लिम, कुछ सिख, तो अलग अलग कम्युनिटी से हैं। आप इसको क्या देखोगे? क्या आपको लगे कि यार ये क्या है, यार प्रॉब्लम है, या आप देखोगे कि हाँ यहाँ से तो एक दूसरे बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। तो बताओ कि कक्षा के अनुशासन में एक बड़ी बाधा आ गई, शिक्षक की विफलता, क्या भाई आपकी विफलता है, एक स्वाभाविक गुण है, और सीखने के लिए समग्र संसाधन के रूप में ए रिच रिसोर्स फॉर लर्निंग है, या टाइम की बर्बादी है? चार में से किसके साथ आप जाओगे? भाई जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं वो आपको कभी भी बैरियर के रूप में, बाधा के रूप में नहीं लेने हैं। शिक्षक की विफलता कि आप यहाँ पर फेल हो गए, लैग कर गए, ये भी नहीं है। समय कि भाई आपका टाइम खराब हो गया, बस आप इसी वजह से स्कूल जाते हो, ये तो गलत हो गया। कि भाई एक स्वाभाविक गुण है कि कक्षा में अलग अलग माहौल के बच्चे आ सकते हैं। इसमें आपको जो सीखने का एक माहौल है उसमें आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल होंगे जो आप मुस्लिम या सिख या हिंदू से रिलेटेड होंगे, जो आप दे सकते हैं और आप एक साथ पढ़ा सकते हैं। तो समावेशी कक्षा है ये, ठीक है। आगे आ जाओ। डिसकैलकुलिया अभी बताया था। देखो डिसकैलकुलिया वाला बच्चा क्या नहीं कर सकता? कि सुंदर लिखाई नहीं लिख सकता, जोड़ घटा के काम नहीं कर सकता, भाषा को शुद्ध रूप से नहीं बोल सकता, या शारीरिक संतुलन नहीं बना सकता। तो चार ऑप्शन है, बताओ। तो साहब देखो डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया में एक वर्ड आ गया कैलकुलिया। कैलकुलिया मतलब कैलकुलेट कर रहे हैं। कैलकुलेटर किस पे करते हैं हम? कैलकुलेटर पर क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेटर मतलब जोड़ घटा। तो जोड़ घटा आपका ये आ गया, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो इसका ये था भाई, ठीक है। आगे आ जाओ। आगे साहब आपके 3 क्वेश्चन और बचे हैं कि प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन का जनक कौन है? जॉन डीवी। इसके अनुसार शिक्षा का मूल मंत्र करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, के भाई बच्चे जब खुद से सीखेंगे, खुद से करेंगे। जैसे मैंने बोल दिया कि भाई जाओ एक डायग्राम आप बनाओ, एक तो किताब में से देख के बनाए, एक वो खुद से बनाए, ठीक है। खुद से बनाइए, कुछ भी बना दो। जब खुद से बनाते तो गलतियां करते हैं और गलतियों से ही वो सीखते हैं, ठीक है। ऐसा किसने बोला था? जॉन डीवी ने। इसने कौन सी दी थी? देखो प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रोग्रेस कर रहा है हर एक इंसान, वही कर सकता है भाई जिसके अंदर जान होगी। जो पहले से ही मरा पड़ा है वो क्या प्रोग्रेस करेगा? तो आप इसके प्रतिपादक का भी नाम जरूर ध्यान रखिएगा। तो बताओ इसमें इसने क्या बताया कि भाई वो खुद से सीखते हैं, क्योंकि इससे बच्चे व्यस्त रहते हैं और शोर नहीं मचा पाते, क्योंकि वास्तविक अनुभवों से सीखा गया ज्ञान अस्थायी होता है, क्योंकि इससे शिक्षक की मेहनत बच जाती है, क्योंकि परीक्षाओं में 100% नंबर लाने का इकलौता तरीका है। तो बताओ किसके साथ चले जाओगे? जाहिर सी बात है, देखो भाई इकलौता, केवल इकलौता का मतलब क्या हो गया आपका? लाने का इकलौता, केवल यही तरीका है 100% नंबर लाने का? नहीं भाई, तो ये गलत हो गया। क्योंकि इससे बच्चे व्यस्त रहते हैं और शोर नहीं मचा पाते। मतलब कि टीचर खुद के लिए यहाँ पर सेल्फिश है कि भाई शोर ना मचा पाए और मैं कॉल पे बात कर लूँ, ये तो गलत हो जाएगा। क्योंकि इससे शिक्षक की मेहनत बचती है। भाई शिक्षक का क्या ही फ़ायदा अगर वो मेहनत बचा रहा है? तो फिर ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर कि भाई खुद के अनुभव से सीखेंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज से सीखेंगे। और प्रैक्टिकल नॉलेज क्या होती है? भाई लर्निंग बाय डूइंग, कि जब अब बच्चे खुद से करके सीखते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होती है पूरी की पूरी चीज़ें, मतलब कि स्थायी ज्ञान हो जाते हैं पूरे लंबे टाइम के लिए। बिल्कुल ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। आगे आ जाओ। बाल विकास के सिद्धांतों के अनुसार विकास की किस अवस्था को तूफान और तनाव, देखो तनाव किस उम्र में होगा सबसे ज़्यादा? पढ़ देता हूँ आप। शैशवावस्था जो कि जन्म से 2 साल तक है, बाल्यावस्था जो कि 2 से 6 साल तक है, किशोर अवस्था जो कि आपकी 12 से 18 साल तक है, या प्रौढ़ावस्था जो कि आपके 18 के बाद है। अब कुछ कैंडिडेट ऑप्शन डी के साथ चले जाएंगे, है ना। बताओ आप किसके साथ जा रहे हो? लिखो एक बार।
फिर लास्ट में आपको बताना भी है कि आपके कितने सही हुए और कितने गलत। बताओ। देखो प्रौढ़ावस्था मतलब ये आपका क्या हो गया साहब, ये तो बिल्कुल लास्ट की आ गई प्रौढ़ावस्था, तो ठीक है इसको छोड़ दो। आपका क्या हो गया कि बालावस्था, बाल्यावस्था, आपका जो शेष अवस्था जन्म से 2 साल तक का, क्या आपको कोई डिप्रेशन में जाता हुआ देखा भाई, तनाव में जाता हुआ देखा है, तूफान हो उसके अंदर मुझे ये करना था, हु आई एम, मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, ये सारी चीज़ें देखी, ये भी कट गया। बाल्यावस्था यार अभी बच्चा है 6 से 12 साल का, वो डिप्रेशन वगैरह तनाव वगैरह यहाँ पर नहीं जाएगा। तो 12 से 18 आइडेंटिटी क्राइसिस में कौन हूँ, तनाव की उम्र है, तूफान की उम्र है, मुझे ये करना है वो करना है, सारे इसी के अंदर होते हैं किशोर अवस्था के अंदर। चलिए सेकंड लास्ट प्रश्न है आपका, एरिक्सन का एक सिद्धांत था, ठीक है, इसका क्या नाम है, मनोसामाजिक साइको सोशल जो आपका डेवलपमेंट है, साइको सोशल थ्योरी ये रहा। इसके अनुसार जीवन के सबसे पहले वर्ष मतलब कि जो शैशवावस्था है उसमें बच्चा किस द्वंद्व या संकट का सामना करता है। शैशवावस्था बताओ भाई। देखो स्वायत्ता बनाम शर्म, शर्म क्या छोटे बच्चों को आती है, बताना सच एक बार। जन्म से 2 साल तक का बच्चा क्या वो शर्माएगा भाई। पहचान बनाम भूमिका, क्या उसको ये पता है कि भाई मैं तो इस टाइप की मेरी पहचान है, मुझे ये भूमिकाएं प्ले करनी है। पहल बनाम अपराध, क्या अपराधी हो सकता है भाई। तो बच गया कौन सा, विश्वास अविश्वास, ये होता है बच्चे में। और ये आपका ऑप्शन सी इज द बिल्कुल आपका राइट आंसर है। किसने बताया था, एरिक्सन ने। मनोसामाजिक विकास का जो सिद्धांत है इसका नाम है। फाइनल आपका क्वेश्चन है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आता ही है, इसमें ये एक बताया गया है 5 + 3 + 4 का आपका ये क्या रहेगा, 15 इसका टोटल आना चाहिए, ठीक है। जो पूरा ढांचा है इसमें जो पहले 5 वर्ष हैं वो क्या कहलाते हैं, आपका प्रीपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज, फाउंडेशनल स्टेज या सेकेंडरी। देखो इसमें उत्तर पहले दिख गया, ऑप्शन सी है ना। तो भाई आपका फाउंडेशनल स्टेज है, देखो इसमें क्या है, ये आपका फाउंडेशनल है, कहाँ जाएगा भाई, ठीक है। पहले 5 साल है, अच्छा बच्चा जन्म स्कूल में एडमिशन लेगा भाई 3 साल का, बच्चा बाहर निकलेगा 18 साल का, तो मतलब कि आपका 15 साल शिक्षा ग्रहण करेगा, तो इसका मतलब है कि इसका जोड़ आपका 15 आना चाहिए। अब देखते हैं 3 से 8 साल तक का बच्चा जो ये होगा आपका पहली और दूसरी, सिर्फ ये 2 क्लास आपकी कवर करेगा भाई, पहली और दूसरी, ये आपका बेस है, मजबूत है, तो बेस आपका राइट आंसर है। फिर आगे आपका तीसरी, चौथी और 5वीं, ये आपकी इस स्टेज में आएगा। फिर आगे आ गया आपका 6ठी, 7वीं और 8वीं, ये आपका मिडिल स्टेज है, 6ठी, 7वीं और 8वीं की, ठीक है। जो आपकी पहली स्टेज है ये रहेगा, ठीक है, ये बेस है, ये पहली स्टेज, ये दूसरी और ये फाइनल स्टेज, इसमें 9 से 12 हो गया, तो ये बिल्कुल ठीक था कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल ठीक था। चलिए भाई आज की जो आपकी क्लास है मेरे प्यारे दोस्तों वो हो जाती है भाई आपकी ओवर, ठीक है। तो सबसे पहले ये बताओ पहले तो कि क्लास कैसी लगी, बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे, पहले ये बताओ कि क्लास कैसी लग रही है, क्योंकि अभी तक आपकी 8 क्लासें मैं डाल चुका हूँ, एक स्पेशल लिस्ट प्ले लिस्ट बना रखी है, फुल फ्री कोर्स ऑफ CDP। भाई कोई किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी नोट्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपको पेड कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, 4, 5, 10 हज़ार का कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या है अभी आपके पास टाइम है। तो आप जस्ट ये सारी की सारी पूरी वीडियो यदि आप देख के जाओगे तो भाई आपके 30 आउट ऑफ 30 की मैं गारंटी लेता हूँ, 30 में से 30 की आपकी गारंटी है, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, आपका लेवल 1 हो या आपका लेवल 2 हो, कोई इशू नहीं है। तो आपके 30 में से 30 नंबर आएंगे, 101% आएंगे। बस आपको शर्त यही है कि भाई आपको अच्छे प्रकार से सारी चीज़ें देख के जानी है, ठीक है। बच्चों के, एक छोटे बच्चे के अनुसार आपको आंसर करना है, ठीक है। रैमी ढूढ़ एजुकेशन ये आपके टेलीग्राम पर आपको सर्च कर लेना है, वहाँ से आपकी सारी अपडेट आपको मिलती रहेंगी, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। लाइक ज़रूर कर दो भाई, ये आपका एक लाइक यार मुझे भी काफ़ी मोटिवेट करता है, तभी तो मैं 1-1 घंटा आपको नॉन स्टॉप बिल्कुल वैसे पढ़ा देता हूँ, है ना। सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा, यूट्यूब नोटिफिकेशन बहुत कम भेजता है, तो ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, घंटी दबा के ऑल पर। शेयर एक कर देना चाहिए लेकिन कर देना। ये एक व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है और ये सब आपका टेलीग्राम है। अब बताइए आप कमेंट में जाकर कि आपके कितने ठीक हुए, क्या कुछ आपको सीखने को मिल रहा है। यदि आपने पहली क्लास लगवाई थी और आज 8 क्लास हो चुकी है तो दोनों में बहुत सुधार आ गया होगा, कम से कम 10 नंबर का। तो बताइएगा आपका कितना स्कोर रहा, क्लासें कैसी लग रही है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, यानी कि 9th लेक्चर में। पूरी प्ले लिस्ट है, फ्री में है, ठीक है। ओके, थैंक यू।